राहुल ने फिर दिखाया डर। He as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. सवालों की सियासी डगर। वो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में कहां हो रही है। फिर आर पार वाली टक्कर। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी। सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पगड़ी और कड़ा, बवाल बढ़ा। राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर विवाद है। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने भारत में डर और दहशत के माहौल का आरोप लगाया। फिर सिखों की चर्चा की। कहा सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में डर लगता है और ऐसा सभी धर्मों के साथ है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और 1984 दंगों की एंट्री करा दी। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि राहुल जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बहस शुरू करें। राहुल गांधी अमेरिका में हिंदुस्तान के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन उनका टारगेट एक ही है, सरकार की आलोचना। वर्जीनिया में भी वो वही कर रहे थे। अमेरिकी श्रोताओं को बता रहे थे कि भारत में डर का माहौल है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया उसे सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban? What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. सिखों पर विदेश में राहुल के बयान से देश में सियासी बवाल हो गया। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई। सवाल ये उठता है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कहां से आ रहा है। अभी भी मैं आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत आती है या आई फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी। यस, एक समय था उनके श्री राजीव गांधी के टाइम पे when 3,000 people were killed in cold blood in 1984, उस समय सरदारों को थी एंजाइटी। कई लोगों ने अपने पगड़ी उतार के they got shaved off, got a clean shaven look because they were scared. सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उल्टा बीजेपी ने राहुल गांधी पर नफरत फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जकरिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा करपान सुरक्षित नहीं है। से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके राजकोट तक इतने धर्म, इतनी जाति, इतनी भाषाएं हैं जिसको कांग्रेस देश का डीएनए एक सूत्र में पिरोता है। ये लोग उसमें संप्रदायवाद का जहर डाल करके सबको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से अमेरिका में आरक्षण को लेकर भी सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। We will think of scrapping reservations when India is a fair place.
and India is not a fair place. Now, that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't, because those doors are closed. राहुल के आरक्षण वाले बयान को लेकर मायावती ने बिना वक्त गवाए कांग्रेस को घेर लिया। एक्स पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समिति का अध्यक्ष बना के देश के लिए एक लिखा कानून, रिटन लॉ, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसमें अगर दलितों का, शोषित समाज का आरक्षण किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और आज उसी की बदौलत। इस समय जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही थी, तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले चुनाव में। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे का आरोप भी लगाया और उसमें चुनाव आयोग को भी शामिल किया। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. इधर बीजेपी कह रही है कि राहुल देश को बदनाम करने के अपने मिशन में जुटे हैं। लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? ये दोनों बातें सही है जो राहुल जी ने कहा, और ये ग्लोबल इशू है। अगर भारत में इतनी बड़ी गड़बड़ी होती तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लिहाजा उनके बयानों पर सत्ता पक्ष का सवाल उठाना कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सिखों का उदाहरण देकर एक बार फिर खुद ही बोतल से जिन को बाहर निकाल दिया है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी की तरफ से अभी राहुल गांधी के बयान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सुनिए क्या कह रहे हैं। आदिवासी ओबीसी के हितों का विरोध करती है, और ये सोचने की बात है। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका परफॉर्मेंस कुछ भी हो,
लेकिन नेता तो आप ही रहेंगे। तो आपने संविधान की भावनाओं के विपरीत अपने लिए आरक्षण करवा लिया। एक हमारी सोच देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर मोदी जी भाजपा को मिला। एक बार अपने दलित समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता को बनाया गया, आप सभी नाम जानते हैं उनका। और उसके बाद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित नेत्री को बनाया गया। यह है सोच की बात, यह है कमिटमेंट की बात कि हम बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी ने कितने बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं कि नहीं बनाए, एससी बनाए हैं कि नहीं बनाए। और ये प्रक्रिया कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, गुजरात में नरेंद्र मोदी, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, ये संख्या बहुत बड़ी है ना जी। हाँ, विष्णुदेव साय, अरे अपने मोहन यादव, ये मैं नाम तो गिना रहा हूं। तो राहुल गांधी, आपकी सच्चाई सामने आ गई है। संविधान की रक्षा का आपका दावा एक ढकोसला है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी कितना संविधान का समर्थन करती है, तो आप देख लीजिए कि इमरजेंसी पर अभी कोई पिक्चर बनी है तो कांग्रेस पार्टी मुखर विरोध कर रही है, क्योंकि उस समय की सच्चाई सामने आ रही थी। किस तरह से समाचार पत्रों का अंकुश लगा, सेंसर लगा, न्यायपालिका सुपरसीड हुई हाई कोर्ट में, ये आप सभी जानते हैं। मित्रों, तो आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। आरक्षण विरोधी है कांग्रेस, ये आरोप लगाते पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रही हैं, अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एमएस खान साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बीएसपी के समर्थक के तौर पर, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर सिरसा साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी की तरफ से समझना चाहेंगे कि आप लोगों को किन बिंदुओं पर चोट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिख समुदाय का उन्होंने अपमान किया है, इसीलिए पहले हरदीप पुरी साहब बोले, फिर मनजिंदर सिरसा साहब सामने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो यह कहा है कि पहन पाएंगे या नहीं, चाहे वो टर्बन हो चाहे वो कड़ा हो, ये उन्होंने कहा है। ऐसा हो रहा है क्या? उन्होंने ऐसा कहा है? कौन कौन से बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, हमारी अंजना जी यही आपत्ति सबसे बड़ी है कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक विशेष धर्म के खिलाफ ऐसी नफरत भरी बात बोले हैं कि भारत के अंदर किस चीज लड़ाई चल रही है। अब मैं तो दिल्ली में रहता हूं, देश में हर जगह जाता हूं, कल भी जम्मू में होगा, देश के हर कोने में घूमता हूं। मैंने उस लड़ाई को नहीं देखा जहां कहां वो लड़ाई चल रही है, जहां पे सिखों की पगड़ी उतर रही है और कहा जा रहा हो कि तुम पगड़ी नहीं पहन सकते, जहां उनके ककार उतर रहे और कहा तुम नहीं पहन सकते, और उनको गुरुद्वारे में जाने से इनकार किया जा रहा हो। आप इस तरह की एक नफरत भरी किसी कम्युनिटी के खिलाफ एक ऐसी नैरेटिव पेश करते हैं कि हमारी पगड़ी को उतार सकता है, हमारी पगड़ी को हाथ डाल सकता है, हमें गुरुद्वारे को रोक सकता है, हमारे गुरुद्वारे को बंद करा सकता है। अंजना जी, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। देश के अंदर एक ही बार गुरुद्वारे बंद हुए थे। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब को इंदिरा गांधी ने ताले लगवाए थे और तब अकाली दल ने आकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। तकरीबन 15,000 सिख तिहाड़ जेल में बंद हुए थे और फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट बना, जिसके मुख्य सेवादार अध्यक्ष के रूप में मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। मेरा कहना है कि जिस पार्टी ने हमेशा से ही सिखों के साथ इस तरह का व्यवहार किया हो, गले में टैर डालकर आग लगाएं, फिर उसको जस्टिफाई करें देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर और ये कहें कि बड़ा पेड़ गिरता है, ये जस्टिफिकेशन दें कि हाँ तुम्हारा मरना जायज है, और फिर हमारे कातलों को संरक्षण दें, उनको मंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं। और अंजना जी, आज भी जब सज्जन कुमार जेल में है 7 साल से, जगदीश टाइटल के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिन लोगों ने हमारी पगड़ियों पे हाथ डाला, हमारी परिवारों पे हाथ डाला, जिंदा हमें जलाया,
उनको तो आपने अपने घर में बिठा रखा है और फिर अमेरिका में जाके ये संदेश देते हैं कि भारत के अंदर लोग सिखों की पगड़ियां उतारी जा रही हैं। तो बताइए, ये नफरत भरी जो माहौल हमारे खिलाफ सिरजा जा रहा है, आपको नहीं लगता जब इतना बड़ा लीडर ऐसी को बात करता है तो आम जनता में ये संदेश जाता है कि हाँ, हम इनकी पगड़ी को उतार सकते हैं, भारत में तो इनकी पगड़ी उतारी जा रही है, हम तो उतार सकते हैं। तो हमारा ये है कहना कि आप ये गलत का है। ना जकरिया खान, ना औरंगजेब, ना अब्दाली, ना कांग्रेस और ना गोरे हमारी पगड़ी को ना उतार सकेंगे, ना उतार सकेंगे। कृपया ये अपनी गंदी राजनीति माफ करना नहीं करनी चाहिए आपको हमारे नाम के ऊपर, हमारे धर्म के नाम के ऊपर। मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ राहुल गांधी जी से। सुप्रिया जी, अब सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, और वो भारत के एक बड़े नेता के तौर पर एक इंटरव्यू विदेश में दे रहे हैं। और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सवाल तो ये है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? मैं आपको बताती हूँ, करीब 3.25 मिनट वो बोले, क्योंकि उन पर इंटरवेंशन नहीं हुआ। मैं आशा करती हूँ मुझ पर भी नहीं होगा। उसके बाद आप जितने सवाल मुझसे पूछना चाहिए जरूर पूछिएगा। आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म, हर वर्ग को अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे। इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा, बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी है, टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे। ये आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद पंजाब के सवाल पर जवाब देती हैं कि हत्यारे और बलात्कारी हैं किसान। ये आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं। ये आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए? यह आक्रोश कहां था जब यह तस्वीर सामने आई, एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए, उस पर लाठियां बरस रही हैं? यह आक्रोश कहां है जब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती है, कीले गड़वा दी जाती है, चट्टानें खड़ी कर दी जाती हैं कि पंजाब के किसान ना आए? और अंत में एक ही बात कहूंगी, कहां था यह आक्रोश जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों की पंजाबियत पे सवाल उठा दिया था, यह कहकर कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? आपको पंजाब जाके असुरक्षा महसूस हो रही थी? कहां था यह आक्रोश? तो आक्रोश मैन्युफैक्चर मत करिए, आक्रोश झूठा मत दिखाइए, गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन मैं एक बात अंजना जी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, और मुझे पता है मैंने अपना टाइम थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन एक बात कह के चुप हो जाऊंगी। और यह बात यह है कि अभी भी बीजेपी के लोग, अभी भी भक्त, अभी भी ट्रोल आर्मी एक बात नहीं समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, उन पर बेवकूफी के बयानबाजी कर कर, उनकी तरफ जहर उगलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने नकार दी है आपकी नफरत की राजनीति। ये कब समझिएगा आप लोग? लेकिन आप जितना ज्यादा ये करिएगा उतना ज्यादा आपका असली चेहरा और बनावटी आक्रोश सामने आता है, जो ढोंग है। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस देश में धर्म के आधार पर अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको पहनने में लोगों को डर लग रहा है?
क्योंकि वो एक नेता विपक्ष के तौर अंजना पर जी, विदेश की धरती पर जब ऐसी बात बोलते हैं, लगता है कि अंजना देश जी, में तो लोग में डर ही डर है। अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए। धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। एक हिंदू लड़के की मुसलमान समझ के हत्या कर दी गई। एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, शक था कि उसके पास बीफ है। एक लड़के की पीट कर मार डाला गया। लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं। बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों के कितने वीडियो सामने आते हैं, उनकी दाढ़ी नोचकर उनसे अजीब बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए मंजिंदर जी। को कहा जाता है बीजेपी के। मंजिंदर जी जवाब दीजिए। डर का माहौल है, आपको नहीं लगता ये आतंक का माहौल है? मंजिंदर जी जवाब दीजिए। दिखाना पड़ेगा ना। मंजिंदर जी वो कह रहे हैं डर और आतंक का माहौल है देश में। मैं आपको थोड़ा सा और एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ रही हूं मेहमानों के पास। वो कह रहे हैं डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप लोग। देखिए नफरत, देखिए वो तो राहुल गांधी जी बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां निकाली जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि मैंने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया कि राहुल गांधी को भी रोजगार मिल गया, मुझे गालियां निकालने से उसको टीवी पे मौका मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बात कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डर है, बिल्कुल है। अब देखिए हमारे सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे तोप टैंकों से हमला किया जाता है, तो राहुल गांधी जी ने जो सोचकर बोला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राज की सब बातें याद आती हैं। उनको याद आता है कि कैसे जो तिवारी तब राज्यसभा के एमपी थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह को ये आतंकी है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को ये कहा जाता है ये आतंकी है। और फिर यह भी कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये आतंकियों का गढ़ बन चुका है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह वहां पे राष्ट्रपति थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो संजय गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को कहा गया था ये सिख की बेटी है, ये सांप की बेटी है, गद्दार की बेटी है, ये हमें अल्फाज दिए गए थे। और अंजना जी मैं आपको याद दिलाऊं, आप तो पत्रकार है, आपको सारी बातें जहन में याद भी होंगी। गलत नाम मत लीजिए। मंजिंदर जी आपने गलती से गलत नाम ले लिया है, उसको करेक्शन कर दीजिए। संजय जी की पत्नी मेनका गांधी। माफ कर दी, मैं गलती करता हूँ। हाँ मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलती से मानता हूं और मेरे लिए बहुत बहुत गलत है किसी का ऐसा गलत नाम लेना। मैं माफी चाहता हूं। मेरा सोनिया गांधी जी कहना मेरा पर्पस नहीं था, मैं मेनका गांधी जी कहना चाहता था। माफी चाहता हूं, आपकी कांग्रेस की प्रवक्ता को भी कहता हूं गलत है, गलती से निकला। दूसरी बात, देखिए अखबारों के अंदर इश्तेहार दिए गए 1980 के दशक में, और टैक्सी ड्राइवर एक सिख दिखाया गया और उसको यह कहा गया, नीचे लिखा गया कि देखिए इसको देख के आपको डर लगता है। हमें इस तरह से विलिफाई किया जा रहा था, हमें इस तरह से सिखों को आतंकी बताया जा रहा था, और इस तरह से हमारी पगड़ियों को उतारा जाता था। और यहां तक कि आर्मी की वर्दी में बावर्दी जो सिख थे उनकी पगड़ियां उतारी गई, उनको जिंदा जलाया गया। अंजना जी हमें डर तो लगता था, लेकिन वो दशक अलग था जब हमें डर लगता था, जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहें कि ये इन लोगों का मरना जायज था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है धरती हिलती है। जब ये प्रधानमंत्री खड़े होकर कहें तो हमारा डरना जायज था, हमें डराया जाता था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो अब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा, मैं पार्टी के रूप पर नहीं कहता, मैं जरूर समझता हूं कि ठीक है हमारे बहना ये सुप्रिया जी नहीं समझ पाए तो उनकी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात को रियलाइज करना चाहिए कि गलत हुआ है। किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप ये नहीं कह सकते, उसके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं बोल सकते। और अगर आपके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना होती हम इसको एक्सेप्ट भी करते, पर एक्सेप्ट करते तब जब हमारे कातिल सज्जन कुमार जो जेल में बंद है, आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, और जगदीश टाइटर जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जेस फ्रेम हो चुके कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, वो आज भी मंत्री हैं और वो माफ कर रहा आज भी पार्टी के अंदर है, और उनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। हमारे कातिलों को तो कांग्रेस अवार्ड देती है, रिवॉर्ड देती है। तो बताएं ये बात जायज है हमारे प्रति क्या नहीं कि इनकी पगड़ियां उतर जाएंगी देश के अंदर? नहीं, हमारी पगड़ी को उतार नहीं सकता। जो सपना देखता हूं उसका इस सपना बयान के साथ सुप्रिया जी, सिख दंगों का जो घाव है, ठीक है, सिख दंगों का जो घाव है वो एक बहुत बड़े समुदाय के लिए सामने आ रहा है, और वो तमाम बातें याद दिला रहे हैं कि राजीव जी ने उस वक्त क्या कहा था कि बड़े पेड़ पे गिरने पर भूकंप आता है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए हर कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है, हम आप जानते हैं, धर्म के आधार पर दिया गया कोई भी बयान बहुत संवेदनशील होता है इस देश में, और जो भी देता है उसके बाद से उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्या आपको खुद नहीं लगता है कि इस बयान से बचना चाहिए था? अगर उन्हें कहना भी होता था वो कह सकते थे कि हर धर्म के लोग, मतलब हर धर्म कह देते, सिखों का खास तौर पर जिक्र करना वाजिब नहीं है, देखते हुए कांग्रेस के इतिहास को, 84 के दंगे को। सच है
क्योंकि एक ये सच है कि इस देश में एक ब्रूट मेजॉरिटेरियन की पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें किसको उर्रेज हो सकता है? आप ना देखना चाहिए, दुनिया तो देख ही रही है। और मैं यहां पर दो बातें यहां जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर कहा गया दुकान चलानी है। आपके लिए राजनीति दुकान चलाना होगा, हमारे लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है। हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। राहुल गांधी के पिता और दादी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। तो आप दुकान चलाते होंगे राजनीति पर, हम नहीं चलाते। आप शब्दों की बात करेंगे। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 3 महीने पहले खड़ा होकर चुनावी मंच से कहता है घुसपैठिया, चुनावी मंच से कहता है जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो मुजरा करने की बात करते हैं, वो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। आप शब्दों की बात करेंगे। आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहती हूं। आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ी रोजगार दे दिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। आप इसको भी मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। अरे प्रभु, हरियाणा में जहां चुनाव है 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली थी, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। आईआईटी में एक जमाने में अगर एडमिशन हो गया तो किस्मत के द्वार खुल गए। आज आईआईटी बॉम्बे में 25% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और आप कह रहे रोजगार दे दिया। किसको आपने रोजगार दिया? आपने अपनी आईटी सेल को, आपने नफरती चिंटुओं को, आपने अपने सांसदों और मंत्रियों को एक रोजगार दिया है, राहुल गांधी को ट्रोल करना। और यही उनकी उपयोगिता है, यही उनकी रेलेवेंस है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो आईना दिखा रहे हैं इस देश को, और वो आईना देखना जरूरी है। हम और आप शायद समझ नहीं सकते हैं कि आज की तारीख में ट्रेन में सफर करना कुछ अल्पसंख्यकों के लिए, बाजार में खड़े होकर किसी आप अपना अभिवादन करना मुश्किल हो गया है। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल दी और मैंने आर्यन मिश्रा की मां की मन की बात सुनी है जब उसने कहा कि मेरा लड़का मर गया। लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि हमें गलती लगी, वो मुसलमान थे, तो क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? ये सवाल एक बड़ा सवाल है इस देश के सामने। मेरे देश को आप आज इस कगार पर ले आए हैं, ये कब स्वीकारिएगा आप? और जब तक स्वीकारिएगा नहीं तब तक घाव हम लोग कुरेदते रहेंगे, हम कोई घाव नहीं भर पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अनुराग जी, जब आप जहर उगलते हैं, एक बात याद रखिएगा, 1 मिनट अंजना जी, एक बात याद रखिएगा, उसी पंजाब ने बार बार हमारी सरकार बनाई और हमें फक्र है कि हमने इस देश का पहला सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी को बनाया। ये फक्र से कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं। सिरसा साहब अब रुक जाइए, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने वहां पर कहा है, क्या आप राहुल जी की बात से सहमत है? मैं कोट कर देती हूं, हम भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब भारत फेयर प्लेस बन जाएगा। भारत अभी फेयर प्लेस नहीं है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। आप बात से सहमत है राहुल जी के कि आरक्षण खत्म करने की तरफ सोचना चाहिए? देखिए पूरा देश जानता है कि आरक्षण विरोधी कौन है। भारतीय जनता पार्टी। ये तो आरक्षण के विरोध में ही लेटर भर्ती करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। देखा ही आपने 45 लेटर भर्तियां निकाल दी थी और अपनी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें भरना चाहते थे। तो आरक्षण का कौन एससी और ओबीसी का हक मानना चाह रहा था? 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में कौन हक मानना चाह रहा था? वो तो लड़ाई लड़ी जा रही है, तब न्याय मिलने की कगार पे। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है। ये सुन लीजिए मनिंदर जी, जो आप कहते हैं ना बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है। कम से कम इतना मान लीजिए। और आपके अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके नेताजी, वो राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे थे। जरा साथ में भी बता देते कि पार्लियामेंट का नया भवन बना था, क्या उद्घाटन पे बुलाया था उनको? या राम मंदिर प्रभु का बन रहा था तो उसके उद्घाटन पे उनको बुलाया था क्या? ये भी बता देते। और जात की बात तो आप ही करना, आपने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री पिछड़े जात से आते हैं। तो सवाल उठता है कि सारी बातें आप करोगे, दूसरा करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। भाई किसने बोला बांटोगे तो कटोगे? किसने बोला था? शमशान घाट, कब्रिस्तान किसने बोला? मंगलसूत्र, मुजरा किसने बोला? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी किसने बोला? बताइए आप। और आपकी एक सांसद है कंगना रनावत, क्या कहती है? वहां लाशें लटक रही थी, महिलाओं का रेप हो रहा था। वक्फ बोर्ड को किसने खत्म करने की बात की, उसमें सुधार करने की बात की? ये नफरत की राजनीति तो प्रभु आप कर रहे हो लगातार, और नफरत से ही आप जी रहे हो। मैं कहता हूं जो नफरत करते हैं उनको क्या मिलेगा उससे? अरे मोहब्बत ही कर लो तो आपकी नफरत का भी समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला। आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, हमें हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। आपने 1-2 मंत्री और आ गए, एक गिरिराज सिंह थे, अब दूसरे शिवराज सिंह आ गए। ये दोनों जो है ये ऐसी बातें करते जैसे लगता है विपक्ष में है। हर बात को देशद्रोह बता देते तो कैबिनेट मंत्री हैं।
कैबिनेट मंत्री हैं तो आपको अगर कोई देशद्रोह की लगती तो एफआईआर क्यों नहीं करवाते आप? कैबिनेट मंत्री हैं या कार्यकर्ता, पहले ये तय कर लीजिए। हमें को तो कैबिनेट मंत्री देश के कैबिनेट मंत्री हैं, और देश के कैबिनेट मंत्री हल्की बातें करेंगे। सुनिए, देश के कैबिनेट मंत्री अगर हल्की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, जहां तक आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहते हैं संविधान विरोधी, लोकतंत्र पे इनको विश्वास नहीं, आरक्षण ये देना नहीं चाहते, इसलिए हमने बोला है कि हम पीडीए के फॉर्मूले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है समाज में सामाजिक न्याय दिलाना। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, जिनके साथ आवाज नहीं चुकेगी, पीछे जिनके साथ आपका गठबंधन है। अंजना जी, जिनके पूर्वजों ने ओबीसी आरक्षण को रोका, राहुल गांधी के पूर्वज ने रोका है। जिनके पूर्वजों ने महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा अटका के रखा, आज वो ज्ञान दे रहे हैं। वही अंदर की बात उनके मुंह से बाहर में जाके निकल रहा कि जब एक बार देश में वातावरण अच्छा हो जाएगा तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस के अंदर की जो योजना है वो कहीं ना कहीं विदेश की धरती पर जाकर के अंजना जी निकल जाती है। लेकिन जब तक इस देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहेगा, एनडीए की सरकार रहेगी, आरक्षण को, मेरे नेता ने भी कहा आदरणीय चिराग पासवान जी ने, कि समाप्त करने की बात तो दूर छोड़िए ना, सोच भी नहीं सकते हैं। और सिखों के ऊपर में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, मुझे तो आश्चर्य होता है। 84 में जब 3000 सिखों का वहां पे हत्या हुई थी, और पहचान तब छुपाना पड़ रहा था जब 5 का जो सिखों का प्रेम है 5K, उसको भी लोग छुपा रहे थे अपने जान को बचाने के लिए। इसके तो जनक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। आज उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि सिखों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और वहां पर जाके कह रहे हैं विदेश की धरती पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सबकी हो रही लड़ाई। क्या विचार है भाई? आप किस हद तक गिरेंगे राहुल जी? मानता हूं मैं सरकार में आना है, आप विपक्ष में है, मेरी आलोचना करिए, लेकिन तरीका स्वस्थ होना चाहिए। आप जाते हैं अंजना जी, आपको मालूम है हर 4 महीने पर इनको अपना सॉफ्टवेयर आदरणीय राहुल गांधी जी को अपडेट कराने के लिए विदेश की धरती पर जाना पड़ता है। और इनके जो अंकल हैं ना, जिन्होंने कहा कि ही इज नो पप्पू, मैं नहीं कहा है, मैंने नहीं, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। कुछ परेशानी है क्या आपको? और उसके बीच में मैंने नहीं बोला। सुप्रिया जी, आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे, मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आप मेरे नेता के लिए सॉफ्टवेयर बात बोलिएगा, मैं चुप रहूंगी। आप अपना मानसिक इलाज कराइए, आप मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे, इलाज कराइए आप मानसिक। बेवकूफी की बातें करते हैं यहाँ पर आकर, कोई तथ्य नहीं है, तथ्य बोलेंगे नहीं, कोई साक्ष्य नहीं बोलेंगे, ये आपके शब्द है। आप नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात करेंगे इस देश के? वीरेंद्र जी, बात कर रहे हैं आप उनके नेता पर ये क्या शब्द, मतलब ऐसे अनादर वाली टिप्पणी मत कीजिए। आपके नेता पर यदि कोई ऐसी बात बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। मैंने नहीं कहा है अंजना जी, ये तो टीवी पर आपके स्क्रीन पर मैंने देखा है। बदतमीजी करिएगा, एक शब्द नहीं बोलने दूंगी। अरे ये अंकल सैम ने कहा, सुप्रिया जी आप समझती क्यों नहीं है? मैंने कहा है वाले संस्कार अंदर घुस गए अभी भी, जो थोड़ा बहुत बच्चों। अरे भाई आप शांत रहिए। अरे मैंने कहा है क्या? अंकल सैम ने कहा कि ही इज नो पप्पू, आप रिकॉर्ड पर चला के दिखला दीजिए। पीसीआर को बोलिए अंजना जी, ये मैंने कहा है क्या? अरे हम लोग से ज्यादा आप ही लोग अब आके चैनल चलाइए। पीसीआर उसीआर सब सीख गए धीरेन्द्र कुमार। अंजना जी, मैंने तो आपके चैनल पे देखा, बयान सारे चैनलों पे आया। ठीक है, आप सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र कर रहे हैं सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं राहुल गांधी को विदेश में जाकर सोच समझकर जवाब देना चाहिए। अंजना जी, हाँ, पूरा कीजिए, 2 लाइन में पूरी कीजिए बात धीरेन्द्र जी। मुझे बोल लेने दीजिए। धीरेन्द्र जी 2 लाइन में पूरी करें। जब इनकी सरकार थी अंजना जी, तब इसी को, जब उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सरकार में, तो अरे सुशील कुमार शिंदे जी को कश्मीर जाकर के फोटो ऑप कराने के लिए कहा गया था। हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कश्मीर के डल झील पे हमको फोटो ऑप कराने में डर लगता था। ये थे उनके समय के सौहार्द का वातावरण, और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं का ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के कश्मीर गए थे आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, कैसे बर्फ के गोले खेले थे, ये भी सभी लोगों ने आपके माध्यम से देखा था टीवी पे। और आज मुझे बता रहे हैं कि नफरत का माहौल है, और दुकान कहने पर इतनी आपत्ति है। 10 सेकंड और लूंगा। और मुझे कह रहे हैं कि ये नफरत की दुकान है,
और अभी इन्होंने बड़े फख्र से अब कहा जवाब कि सुनिए। हमने देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बनाया था, लेकिन वो चीज नहीं बता पाए कि राहुल गांधी जी ने उनके मुंह पे बिल फाड़ करके उनका कैसा प्रधानमंत्री रहते हुए सम्मान किया था। आप जरा इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। 3 प्रश्न हैं जो कि प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उनका ये कहना है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, लेकिन उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था राहुल गांधी ने, तो ये कितना सम्मान होता है। दूसरा बिंदु है, विदेश की धरती पर जाकर भारत की ऐसी तस्वीर पेश करने की जरूरत है क्या कि यहां पर लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे पर, मतलब धार्मिक प्रतीकों पर लोगों के हमला करने को तैयार बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना सुप्रिया जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं पूरे सम्मान के साथ एलजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहती हूं, मानसिक डॉक्टर को दिखाइए, इलाज का खर्चा मैं दूंगी। आइंदा आकर यहां पर सॉफ्टवेयर जैसी बातें मत करिएगा, बोलने नहीं दूंगी आपको। आपके नेता खुद कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आपके नेता और बीजेपी में तनातनी सबको पता है क्या चल रही है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, उस पर दिक्कत में आ जाइएगा, ना बोलने लायक रहिएगा, ना बचाने लायक रहिएगा। आपने मेरे नेता के लिए गलत बात कही, आपको मैं 4 बातें सुनाऊंगी, आइंदा मत करिएगा ये काम, ये आपके मुंह पर कह रही हूं। आपने सवाल पूछा यहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी चाइना जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अरे पैदाइशी शर्मिंदगी हो गई जो मोदी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे दक्षिण कोरिया जाकर कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोग कोसते थे अपने भाग्य को। राहुल गांधी जर्मनी में जाकर 60 साल का ब्यौरा नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी कनाडा में जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ साफ कर दूंगा देश में, सब कुछ हुआ ही नहीं है देश में, जैसे देश 2014 में आजाद हुआ है। और अगर सुनना चाहिए और दम है सुनने का भाजपा और एलजेपी के प्रवक्ता को मोदी जी को शब्दशः सुना भी देती हूं, क्योंकि सुनना कभी कभी जरूरी रहता है आप लोगों के लिए, अगर चाहिए तो सुना सकती हूं। यहां पर ये जो झूठा आक्रोश ना, ये बड़ा पुराना हो गया जुमला, विदेशी धरती पे ये क्या बात। अरे देश की बात कहीं पर भी होगी, देश के लोगों से मुखातिब थे, क्यों नहीं बात करेंगे देश की। आप जाकर देश के 70 सालों को कोसिए, आप बड़ा राम भजन कर रहे हैं। हम अगर सवाल उठा दें हम गलत कर रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि लोग अपनी किस्मत को कोसते थे, और ये मैं सुना के रहूंगी, मुझे लगता है ये सुनाना जरूरी है, लोगों को पता रहे, जरा सुन लीजिए। छोड़ो यार, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये नरेंद्र मोदी जी के विचार थे, और चीन हमारे शत्रु देश की धरती पर बोल रहे थे। यह है आपके प्रधानमंत्री की असलियत। राहुल गांधी जी ने आरक्षण पर बड़ी 2 टूक बात करी है, वो शायद इन लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई। राहुल गांधी जी ने कहा है 90% लोगों की कोई भी भागीदारी नहीं है और उनको जरूर भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद कहा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जिससे कि जनरल कास्ट के भी जो गरीब है उनका भी पता चले और दलित आदिवासी पिछड़ों का जरूर पता चले। और उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेंसस की बात करी है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो मीडिया हो, वहां पर प्रतिनिधित्व क्या है, कितने लोग हैं दलित आपकी टीम में, ये जानना चाहता है देश, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं है ना। और यहाँ पर आकर झूठ बोलेंगे एलजेपी के प्रवक्ता। ठीक है, लेकिन जैसे हमने राहुल गांधी की हर बात को बिना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किए हर वर्ड बाय वर्ड सुनाया, वैसे आपने भी पीएम को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया। वो बात कर रहे थे कि पहले भारत के बारे में लोगों की क्या सोच रहती थी, अब उनके शासन में सोच बदली है, ये उन्होंने कहा है। आपको लगता है अंजना जी एमएच खान साहब, आपके पास आते हुए आरक्षण के मुद्दे पर मायावती जी इतना क्यों अग्रेसिव हो रही हैं? राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जब फेयर प्लेस बन जाएगा तब आरक्षण को खत्म करने की बात होगी। अब तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि वो बीजेपी का सहयोग कर रही हैं। खान साहब, नहीं अंजना जी, देखिए समाज क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मायावती जी हमेशा आरक्षण की वकालत की है, हमेशा आरक्षण के लिए बात करी है। ये कहना गलत बात है कि वो बीजेपी की मदद कर रही है। क्यों बीजेपी की मदद करेंगी? अपने लोगों के आरक्षण की बात करना बीजेपी की मदद हो गई? ये कौन सी बात हो गई? अरे ये यूपीए की सरकार थी, अभी प्रिया श्रीनेत जी बता रहे थी कि हमने सरदार जी को बनाया मुख्य प्राइम मिनिस्टर। आप बताइए ना, 20 से 22% मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है, एक बार भी किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने? नहीं बनाया। यूपीए की सरकार में आपने क्यों नहीं जाति गणना कराई?
आज आप रो रही है जाति गणना कराएंगे। अरे आरक्षण तो कोई माई का लाल छीन ही नहीं सकता है। आरक्षण तो वो चीज है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देके गए हैं, कोई नहीं छीन सकता है। अब ये बताया ना प्रिया सिन्हा जी कि यूपीए के सरकार में आपने जनगणना क्यों नहीं कराई, जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। आज आप इस तरह से भाषा दे रही है जैसे लग रहा कि आप बहुत पाक साफ है, कोई पाक साफ नहीं है। आरएसएस के भगवत मोहन बिहार में जाके क्या कह दिए कि आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। तो ये दोनों पार्टियां एक ही जैसी बात कर रही हैं। अब अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनके साथ इनका गठबंधन है। मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, वहां नाच देख रहे थे सैफई में बैठ के लोग। ये लोग क्या आरक्षण की बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार में जो अपोजिशन लीडर है वो ब्राह्मण को बनाया इन्होंने। 2 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण जीत के आए थे और 2 ब्राह्मण बचे, 7 ब्राह्मण चले गए बीजेपी में। और मुसलमान जीत के आए 36। एक ने एक मुसलमान को हक नहीं दिया, किसी भी पद पे मुसलमान को नहीं बैठाया। ये सारे लोग ऐसे ही भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है, किसी का हक नहीं देते हैं, ये नाटक करते हैं बैठ। सुप्रिया जी से आपने सवाल पूछा तो वही जवाब दे दो। अच्छी नहीं लगती है। हाँ, सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए, फिर आ रही हूँ मनजिंदर जी। जवाब बड़ा साफ है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि किस खेमे में आप हैं, क्योंकि तटस्थ रहने वाले को तो इतिहास भी आज के काल में माफ नहीं करेगा। डिसाइड कर लीजिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी की आवाज बनना है, गरीब जनरल कास्ट की आवाज बनना है, या बस बैठ के जबानी जमा खर्च करना है। ये जो संविधान है ना, और आपने एक बात सही कही, ये बाबा साहब का संविधान है और कोई ताकत नहीं है जो संविधान को बदले। और वो इस देश ने बीजेपी को सिखा दिया, बीजेपी के सामने सिद्ध कर दिया। आपके लोग बड़बोलीपन बात करते थे, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। हिम्मत नहीं हुई बीजेपी की संविधान बदलने की, 240 पर समेट दिया। बीच में मत बोलिए मेरे, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इतना मत बौखलाइए अगर आपको लास्ट चांस मिल रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपके पास तथ्य नहीं तो अलग तरीके से डिबेट करिए ना। इसको कोई नहीं बदल सकता, ये देश की जनता ने दिखा दिया है। ये देश की जनता ने ताकत अपनी दिखा दी है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कि इसको बदलने की सोचिएगा मत। बड़बोलेपन आपके बहुत थे चुनाव के पहले, समेट दिया 240 पर, 400 का ढोल ताशा बजता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ठीक है हमने नहीं किया जातिगत जनगणना, ठीक है हमने नहीं किया इंस्टीट्यूशनल सेंसस, तो क्या गलत को सही कभी नहीं किया जाएगा? क्या हमेशा जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको सही नहीं करेंगे? 11 साल से सत्ता में 60 साल तक मतलब कांग्रेस ने गलत किया, यही कह रही है ना आप सुप्रिया जी? 60 साल तक राज रहा, गलत किया कांग्रेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये आप कह रही हैं। तो अगर उन्होंने इतना 60 साल तक गलत किया तो आपको लगता है 60 साल का गलत किया हुआ काम कोई? ठीक है, छोटा सा जवाब, बहुत कम टाइम बचा है मनजिंदर जी, 2 लाइन सिर्फ। मेरा अंजना जी, बस मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने 2 बातें कही ना, दोनों बहुत बड़े झूठ हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो एक नाम के प्रधानमंत्री थे। लगता है मोदी जी का लाया अध्यादेश कोई पाड़ के दिखा सकता है? जिनके अध्यादेश पाड़ के उनके मुंह के ऊपर फेंक दिए जाते थे और सोनिया गांधी जी उनकी कुर्सी हटवा देती थी। आप देखिए, वीडियो आपके सामने आती है, कुर्सी पे बैठ के कभी प्रधानमंत्री को कभी किसी ने कहा है? चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।